कहीं कुछ अविश्वसनीय खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये शब्द मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सेगन के हैं जी। और विज्ञान की दुनिया पर मतलब बिल्कुल सटीक बैठते हैं। जी बिल्कुल। और जब भी हम ऐसी किसी अविश्वसनीय खोज के बारे में सोचते हैं तो एक ही नाम दिमाग में आता है, नोबेल पुरस्कार। ये नाम सुनते ही लगता है जैसे दुनिया के सबसे बड़े दिमागों को एक मंच पर खड़ा कर दिया हो। हर साल 10 दिसंबर को स्वीडन में होने वाला ये समारोह सिर्फ एक इवेंट नहीं है। नहीं, ये एक तरह का ऐलान है कि हाँ, ये वो खोजें हैं जिन्होंने दुनिया को बदला है। लेकिन एक मिनट जरा सोचिए, क्या हो अगर ये महान पुरस्कार अपनी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी सोच के साथ आज के दौर की उन खोजों को देख ही नहीं पा रहा हो? मतलब उन खोजों को जो असल में हमारी जिंदगी पर सबसे गहरा असर डाल रही हैं। क्या हो अगर नोबेल पुरस्कार अतीत का जश्न मनाने में इतना व्यस्त हो कि वो भविष्य को नजरअंदाज कर रहा हो? और आज हम इसी पहेली को, इसी सवाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारी ये पूरी चर्चा द प्रिंट में छपे एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर आधारित है जो नोबेल पुरस्कार की प्रासंगिकता पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। अच्छा। और ये विषय यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर मेंस के निबंध और जनरल स्टडीज के पेपर के लिए। सही बात है। और आम लोगों के लिए भी ये जानना जरूरी है कि जिस विज्ञान को हम सबसे बड़ा मान रहे हैं, क्या वो वाकई आज की सबसे बड़ी समस्याओं का हल दे रहा है? तो चलिए इसी नोबेल पैराडॉक्स की गहराइयों में उतरते हैं। एक तरफ है वो विज्ञान जिसे सम्मान मिलता है और दूसरी तरफ वो विज्ञान जिसकी हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है। जी। इन दोनों के बीच की खाई क्यों बढ़ती जा रही है, आइए पता लगाते हैं। सबसे पहले तो यही समझना दिलचस्प है कि ये पुरस्कार शुरू कैसे हुआ। इसकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है ना? हाँ बिल्कुल। इसे शुरू किया अल्फ्रेड नोबेल ने, वही इंसान जिन्होंने डायनामाइट बनाया था। डायनामाइट ने इंडस्ट्री में क्रांति तो ला दी, लेकिन साथ ही लड़ाई और तबाही का एक नया जरिया भी खोल दिया। एकदम सही। और कहा जाता है कि इस पुरस्कार की जड़ें एक बहुत बड़ी गलतफहमी और शायद एक गहरे अफसोस में है। अच्छा। हुआ ये कि 1888 में अल्फ्रेड के भाई लुडविग की मौत हो गई, लेकिन फ्रांस के एक अखबार ने गलती से अल्फ्रेड नोबेल के मरने की खबर छाप दी। अरे, मतलब अपनी ही मौत की खबर पढ़ना, ये तो। हाँ, और वो भी एक भयानक हेडलाइन के साथ। शीर्षक था ल मार्शॉन विलमोर एमोर, यानी मौत के सौदागर की मौत हो गई है। सोचकर ही अजीब लगता है, अपनी ही मौत की झूठी खबर पढ़ना, और वो भी मौत का सौदागर जैसे टाइटल के साथ। ये तो किसी की भी दुनिया हिला देगा। और अल्फ्रेड नोबेल के साथ भी यही हुआ। वो ये सोचकर दहल गए कि इतिहास उन्हें बस इसी तरह याद रखेगा। और यहीं से उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी छवि बदलेंगे। उन्होंने अपनी पूरी दौलत एक ट्रस्ट में डाल दी और वसीयत की कि इसके ब्याज से हर साल उन लोगों को पुरस्कार दिए जाएं जिन्होंने मानवता को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया हो। अच्छा। 1901 में भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए पहले पुरस्कार दिए गए। तो एक तरह से ये उनकी विरासत को, उनकी लेगेसी को बचाने की कोशिश थी। जी। लेकिन आज 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद सवाल ये उठता है कि क्या ये पुरस्कार अब भी उस मानवता के सबसे बड़े फायदे वाले मकसद को पूरा कर रहा है? और यहीं से हमारी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, जिसे लेख में नोबेल पैराडॉक्स कहा गया है, वो शुरू होता है। लेख का मुख्य तर्क यह है कि नोबेल पुरस्कार जिस तरह की वैज्ञानिक दुनिया के लिए बनाया गया था, वो दुनिया अब है ही नहीं। इसे ऐसे समझिए, जब 1901 में पुरस्कार शुरू हुए तो विज्ञान काफी हद तक अलग अलग खानों में बटा हुआ था। हाँ। एक फिजिसिस्ट अपनी लैब में काम कर रहा है, एक केमिस्ट अपनी लैब में। खोजें सीधी सादी होती थीं। एक नया तत्व खोज लिया, एक नया पार्टिकल मिल गया। नोबेल की जो श्रेणियां हैं वो इसी मॉडल को दर्शाती हैं। लेकिन आज विज्ञान ऐसा नहीं है। आज कोई भी बड़ी खोज अकेले नहीं होती। आज तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भर है। एकदम सही। आज का विज्ञान इंटरडिसिप्लिनरी यानी अंतर विषयक है। मिसाल के तौर पर दिमाग को समझने वाले न्यूरोसाइंटिस्ट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेट पर कैसा बर्ताव करते हैं। और तो और बीमारियों के फैलने का अध्ययन करने वाले एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि किसी देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। सब कुछ एक दूसरे से गुंथा हुआ है। एक मिनट, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब आप ये कह रही हैं कि नोबेल कमेटी ऐसी किसी खोज को पुरस्कार नहीं देगी जो ये बताए कि किसी देश में बीमारी फैलने का उसकी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, ये तो आज के समय में बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल। और लेख के मुताबिक यही समस्या की जड़ है।
नोबेल की जो पुरानी श्रेणियां हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, वो इन नई मिलीजुली फील्ड्स को समेट ही नहीं पाती। इसीलिए न्यूरोसाइंस, डिजिटल बिहेवियर, समाज पर एआई का असर, कंप्यूटेशनल साइकियाट्री जैसे जरूरी क्षेत्र नोबेल की दौड़ से लगभग बाहर हो जाते हैं। पर ऐसा क्यों? क्या इन क्षेत्रों में होने वाला काम कम महत्वपूर्ण है? नहीं, महत्वपूर्ण तो बहुत है, लेकिन इन क्षेत्रों का असर इंसानी बर्ताव पर पड़ता है, जो बहुत फैला हुआ है, लंबे समय तक चलने वाला है और अक्सर राजनीतिक रूप से संवेदनशील होता है। किसी एक जीन की खोज को साबित करना आसान है, लेकिन ये साबित करना कि सोशल मीडिया समाज में ध्रुवीकरण कैसे बढ़ा रहा है, ये बहुत जटिल है। नोबेल कमिटी अक्सर ऐसे असहज विषयों से दूर ही रहती है। ठीक है, तो ये तो हुई समस्या की जड़ कि नोबेल का ढांचा पुराना है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? कौन सी वो बड़ी बड़ी खोजें हैं जो इस वजह से हमारी नजरों से, मतलब दुनिया की नजरों से चूक रही हैं? लेख में इसकी एक लिस्ट दी गई है जो आंखें खोलने वाली है। जरा सोचिए कि आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? मानसिक स्वास्थ्य, समाज में बढ़ता तनाव, फेक न्यूज, राजनीतिक लड़ाइयां, यही सब। बिल्कुल। अब देखिए कि कौन सा विज्ञान इन मुद्दों पर काम कर रहा है और उसे पहचान नहीं मिल रही। जैसे कि बताइए। लंबे समय तक चलने वाला तनाव यानी क्रॉनिक स्ट्रेस का हमारे दिमाग पर क्या असर होता है और हमारी सोचने की क्षमता कैसे कम हो जाती है। ये तो बहुत जरूरी है। फिर अकेलेपन की न्यूरोबायोलॉजी क्या है, मतलब अकेलापन हमारे दिमाग को कैसे बदलता है और इसके राजनीतिक नतीजे क्या होते हैं। इसके अलावा एआई वाले सिस्टम कैसे हमारे वोट देने के तरीके और हमारी पहचान तक को बदल रहे हैं। हाँ। कट्टरपंथी विचारधाराएं इंटरनेट के जरिए कैसे फैलती हैं और कौन से दिमागी रास्ते अपनाती हैं, और फेक न्यूज़ या गलत सोचना हमारी दिमागी कमजोरियों का कैसे फायदा उठाती है। वाह, ये लिस्ट देखकर तो लग रहा है कि ये आज के अखबार की हेडलाइंस हैं। जी। तनाव, अकेलापन, फेक न्यूज़, कट्टरता, सब कुछ यही है। ये वो सवाल हैं जो आज हर कोई पूछ रहा है। और यही लेख का पॉइंट है। आज हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां हमारा दिमाग, हमारा फोन और सोशल मीडिया की खबरें, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बना चुके हैं जिसे समझना मुश्किल होता जा रहा है। इसे ही कुछ एक्सपर्ट्स जटिल संज्ञानात्मक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये वो विज्ञान है जो इस जाल को समझने में हमारी मदद कर सकता है, लेकिन ये विज्ञान नोबेल की कल्पना से ही बाहर है। इसमें कोई शक नहीं कि नोबेल पुरस्कार की एक अपनी ताकत है। ये सिर्फ एक मेडल और कुछ पैसे नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तय करता है कि किस रिसर्च को पैसा मिलेगा, कौन सा वैज्ञानिक रातों रात स्टार बन जाएगा और कौन सी खोज इतिहास की किताबों में दर्ज होगी। ये एक तरह की रैंकिंग, एक हायरार्की बना देता है। और लेख इसी रैंकिंग पर सवाल उठाता है। एक तरफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हुई किसी खोज का जश्न मनाया जाता है, जो जरूरी भी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ वो रिसर्च जो ये समझाती है कि लोग खतरनाक विचारधाराओं पर क्यों यकीन कर लेते हैं या इंटरनेट लोगों को कट्टरपंथी कैसे बना रहा है, उसे हाशिए पर धकेल दिया जाता है। लेकिन क्या हम नोबेल समिति पर कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हो रहे? शायद इन क्षेत्रों में काम को मापना ही बहुत मुश्किल है। एक मॉलिक्यूल की खोज तो साफ दिखती है, लेकिन ध्रुवीकरण पर शोध को कैसे परखेंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये सच है कि इसे मापना मुश्किल है। लेकिन लेख का तर्क ये है कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज मुश्किल है, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही बात है। अगर समाज को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं चीजों से है, तो विज्ञान की प्राथमिकता भी यही होनी चाहिए। मुश्किल होने का मतलब ये नहीं कि वो महत्वहीन है। इस लेख में नामांकन प्रक्रिया की भी आलोचना की गई है। यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये एक और परत है। नामांकन की प्रक्रिया बहुत लंबी और एक तरह से बंद कमरे में होती है। अच्छा। नामांकन का हक सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, पुराने नोबेल विजेता और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य। लेख के अनुसार इनमें से एक बड़ा हिस्सा स्वीडन से ही होता है और ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग तय कर रहे हैं कि कौन सी खोज महान है, वो खुद दुनिया के एक बहुत छोटे और खास हिस्से से आते हैं। जाहिर है, उनकी प्राथमिकताएं भी वैसी होंगी। और यही बात इस तर्क को मजबूत करती है कि नोबेल पुरस्कार उस विज्ञान को इनाम देता है जो सुरक्षित है, साफ सुथरा है और राजनीतिक रूप से तटस्थ दिखता है। जबकि दुनिया उन चीजों से जूझ रही है जो जटिल हैं, इंसानी बर्ताव से जुड़ी हैं और राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील हैं। लेख में इसका एक बहुत ही विवादास्पद उदाहरण 2025 की शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो का दिया गया है। जी,
यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो स्रोत लेख में लिखा गया है। ये हमारे विचार नहीं हैं। बिल्कुल। लेख का कहना है कि मचाडो ने समाज को बांटने वाली फेक न्यूज़ का इस्तेमाल किया, डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं से खुद को जोड़ा और वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों का समर्थन किया। लेख ये दावा करता है कि इन प्रतिबंधों की वजह से वहां एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हुआ। द लैंसेट हेल्थ स्टडी का हवाला देते हुए लेख कहता है कि इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों समेत कई मौतें हुईं। ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे कभी-कभी ये पुरस्कार भी गहरे राजनीतिक विवादों में घिर जाते हैं। तो चलिए एक कल्पना करते हैं, अगर आज अल्फ्रेड नोबेल जिंदा होते और 2025 के लिए पुरस्कार डिजाइन करते तो वो किन क्षेत्रों को शामिल करते? ये वाकई एक मजेदार सवाल है। अगर हम आज की जरूरतों को देखें तो ये सिर्फ कुछ नई श्रेणियां जोड़ने की बात नहीं है, बल्कि ये सोचने की बात है कि विज्ञान की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। सही। लेख कुछ ऐसे क्षेत्रों का जिक्र करता है जिन्हें आज पहचान मिलनी चाहिए थी, जैसे अल्फाफोल्ड। अल्फाफोल्ड? हाँ, ये AI पर आधारित एक सिस्टम है जो प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करता है। इससे दवाइयां बनाने में क्रांति आ सकती है। अच्छा। फिर है क्वांटम एरर करेक्शन, जो क्वांटम कंप्यूटर को हकीकत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और साइकेडेलिक न्यूरोसाइंस, जिसमें ये रिसर्च हो रही है कि कैसे कुछ साइकेडेलिक पदार्थ डिप्रेशन का तेजी से इलाज कर सकते हैं। लॉन्ग कोविड पर हो रहा शोध। ओके। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के सिस्टम को समझने में हुई बड़ी खोजें। हाँ। और आखिर में डिजिटल दुनिया में दिमागी हेरफेर और कट्टरता पर हो रहा रिसर्च। ये कोई छोटे मोटे या किनारे के क्षेत्र नहीं है, ये तो आज की टेक्नोलॉजी और समाज की नींव है। जी। इस लेख को पढ़कर ऐसा लगता है कि आज विज्ञान का सबसे बड़ा मोर्चा हमारा दिमागी है। एक तरफ महामारी, जलवायु परिवर्तन और राजनीतिक तनाव का प्रेशर है, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के एल्गोरिदम है जो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए बने, और ये एल्गोरिदम हमसे कहीं ज्यादा तेजी से सीख रहे हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ऐसा लग रहा है कि एक तरफ प्रतिष्ठा है और दूसरी तरफ प्रासंगिकता। बिल्कुल। नोबेल पुरस्कार विज्ञान के शानदार अतीत का जश्न मनाता है, लेकिन शायद उन खोजों को नजरअंदाज कर रहा है जो हमारे भविष्य को बचाने के लिए सबसे जरूरी है। ये सिर्फ मान्यता या अवार्ड का संकट नहीं है, ये वैज्ञानिक प्राथमिकताओं का संकट है। इंसानी बर्ताव, हमारे सोचने समझने की शक्ति का कमजोर पड़ना और एल्गोरिदम का हम पर असर, इनसे जुड़ा विज्ञान आज सबसे जरूरी है। सही। सवाल ये है कि AI से बनी राजनीतिक सूचनाओं के सामने लोकतंत्र क्यों कमजोर पड़ रहे हैं, या हमारे युवा कट्टरपंथी विचारों के जाल में क्यों फंस रहे हैं? अगर विज्ञान इन सवालों का जवाब नहीं खोजेगा तो कौन खोजेगा? और इसे नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। जी। हम अपने श्रोताओं को इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या नोबेल पुरस्कार को बदलने की जरूरत है, या फिर हमें विज्ञान की नई सच्चाइयों को सम्मानित करने के लिए नए तरीकों की जरूरत है? अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे ही विश्लेषणात्मक विषयों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। तो अंत में सोचने वाली बात यही है, क्या हम उस विज्ञान को पहचान दे रहे हैं जो समाज की सच में रक्षा करता है, या सिर्फ उस विज्ञान को जो एक आरामदायक जानी पहचानी कहानी में फिट बैठता है? जब तक हम इस फर्क का सामना नहीं करते, नोबेल दिवस आता रहेगा, प्रतिभा का सम्मान होता रहेगा, लेकिन शायद हम उन खोजों से चूकते रहेंगे जो ये तय करती हैं कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे बर्ताव करता है और इस बदलती दुनिया में कैसे जिंदा रहता है।